नमस्कार छात्राओं। सामाजिक अनुसंधान के पद्धति शास्त्र रिसर्च मेथडोलॉजी के प्रश्न पत्र में अभी तक हमने सामाजिक अनुसंधान से संबंधित बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में चर्चा की है। प्राकल्पना, तथ्य, वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण, अनुसंधान, इन सब का अर्थ समझा है। किन किन विधियों से हम समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी विषय पर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, तथ्य संकलित कर सकते हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। और साथ ही हमने निदर्शन यानी सैम्पलिंग को भी समझा और तथ्यों के वर्गीकरण, सारणीकरण और उनके चित्रमय प्रदर्शन के बारे में भी चर्चा की। आज हम इससे आगे जो बेसिकली आपके रिसर्च पेपर का सबसे लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सांख्यिकीय माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस क्या होती हैं। देखिए, जो भी हम तथ्य या जानकारी एकत्रित करते हैं, जैसा कि हमने उसका वर्गीकरण में सीखा कि किस प्रकार से उसे विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं, फिर किस प्रकार से उसकी सारणी बनाई जाती है, किस प्रकार से हम उन तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु किसी भी अनुसंधान के विश्लेषण तक पहुंचने के लिए, अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं उनका किसी न किसी सांख्यिकी विधि द्वारा एक अनुमान या एक केंद्रीय प्रवृत्ति उसकी हम ज्ञात करें। क्योंकि संख्याओं में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। उन्हें वैज्ञानिक बनाने के लिए, उनके आधार पर कोई निदर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी परिकल्पना या उपकल्पना जो हमने बनाई थी उसका परीक्षण करने के लिए हमें उन तथ्यों को सांख्यिकीय दृष्टि से समझना बहुत आवश्यक होता है। उन तथ्यों की केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात किया जाता है स्टैटिस्टिकल माध्यमों से, यानी सांख्यिकीय माध्यमों से हम विभिन्न तथ्यों में जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। जो भी सांख्यिकीय तथ्य हमने एकत्रित किए उनके वर्गीकरण और सारणीकरण के बाद जब हमने संक्षिप्त कर लेते हैं, उन्हें और बोधगम्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम जो भी हमारा एक बहुत लार्ज स्केल पर डेटा है उससे हम अल्टीमेटली किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसे समझने के लिए हम सांख्यिकीय माध्य का इस्तेमाल करें। कुछ एवरेजेस निकालें, कुछ एक मध्य का जो अंक है, माध्यम जो मध्यम प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति है, उसको जानने का प्रयास करें। तो हम आज चर्चा करेंगे सांख्यिकीय माध्य के अर्थ के बारे में और उसके क्या प्रकार है, उसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में। सांख्यिकीय माध्य का अर्थ जो है, एवरेज का जो मीनिंग है, बेसिकली एवरेज एक ऐसा मूल्य होता है जो सभी समंकों का, सभी तथ्य जो आपके सामने हैं, जो गणनात्मक तथ्य जिन्हें गिने जाने योग्य जो तथ्य हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व करे उसे हम माध्य कहते हैं। माध्य, जैसा कि अगर हिंदी में हम देखें तो नाम से समझ में आता है मध्य वाला, बीच का अंक या कोई ऐसा नंबर जो कि रिप्रेजेंट करे पूरे समूह को। प्रोफेसर D.N. एल्हांस जो है वो इस बारे में कहते हैं, यह स्पष्ट है कि एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग संपूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, वह श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य रखती है और न ही उच्चतम मूल्य, यानी न तो वो सबसे छोटी होती है न वो सबसे बड़ी होती है, अपितु वह मूल्य इन दोनों सीमाओं के बीच का मूल्य होता है जहां श्रेणियों की अधिकांश इकाइयां एकत्रित हो जाती है। यानी बीच का एक ऐसा मूल्य जहां पर कि उन श्रेणियों, जो बाकी श्रेणियां हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाए। ऐसे अंक को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य अथवा एवरेज कहा जाता है। इसी प्रकार क्रॉक्सटन और काउडेन कहते हैं, माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यानी जो एक पूरा आपके पास डिटेल्ड डेटा है, विस्तृत जो आपके पास तथ्य है अंकों में,
उनमें से कोई एक ऐसा मूल्य का चयन करना जो कि सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे। कुल मिलाकर सांख्यिकीय माध्य संपूर्ण समंकों का प्रतिनिधित्व करने वाला और केंद्रीय मूल्य को प्रकट करने वाला एक अंक होता है, जो कि उन समंकों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के बीच की स्थिति होती है। इस प्रकार बहुत विशाल जो संख्याएं हैं उनके संक्षिप्तीकरण का एक माध्यम बन जाता है माध्य। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में माध्य बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब हम समाज से रिलेटेड किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उस पूरे अनुसंधान को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक है कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल मीन्स का, सांख्यिकीय माध्यों का प्रयोग करें। क्या क्या उपयोगिता होती है माध्य की? सबसे पहले श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण करना। माध्य जो है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है जटिल अंकों की श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण करना, ताकि उन्हें समझना और याद रखना सरल हो जाए। बहुत बड़े अंकों की जो एक श्रेणी है उसमें से हम संक्षिप्त रूप में एक माध्य को चुन लेते हैं। जैसे एक कक्षा के जितने भी छात्र हैं उन सभी के अंक को हम याद नहीं रख सकते। एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे बच्चों के अंक याद रखे। तो उनमें से कोई एक मध्य अंक ऐसे नहीं चुना जाता, उसके लिए हम फॉर्मूलाज लगाते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक मध्य अंक, एक एवरेज वो निकाल लिया जाता है, और किसी क्लास का रिजल्ट पूछे अगर कोई उस टीचर से, तो वो उस अंक का प्रयोग उसके लिए करते हैं। तो श्रेणियों का संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन में सरलता। बहुत सारे अंकों वाली जो श्रेणियां होती है तो उसमें तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि हम एक माध्य ज्ञात कर ले, यानी एक अंक को चुन लें, तो उससे तुलना करना इजी हो जाता है। सपोज हम भारत और चीन की प्रति व्यक्ति औसत आय की बात करें, महंगाई दर की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो वो जो एक औसत या एवरेज उसका हम निकाल लेते हैं, उससे उसकी तुलना करना आसान है। अदरवाइज हम सारे नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते। तीसरा है विश्लेषण में सहायक है। विशाल समूह का एक संक्षिप्त रूप प्रकट करके हम विश्लेषण और व्याख्या करने को सरल बना सकते हैं यदि हम माध्य का उपयोग करते हैं। फिर अनुपात निर्धारण हो जाता है माध्य के माध्यम से। माध्य के द्वारा अंकों की दो श्रेणियों या दो समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का और उनके अनुपात का अनुमान लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो कॉलेजेस के रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें कंपैरिजन के साथ साथ में हम एक अनुपात भी निकाल सकते हैं। सपोज एक कॉलेज का रिजल्ट है 60%, दूसरे का है 90%, तो हम कह सकते हैं कि पहले कॉलेज से दूसरे कॉलेज का जो रिजल्ट है वो 1.5 गुना ज़्यादा है। तो वो जो 1.5 गुना निकाला है हमने, वो तभी संभव हुआ जबकि हम 60 और 90 का मध्यांक उसका निकाल सके। सरलीकरण हो जाता है, सरल हो जाते हैं जटिल अंक के समूह माध्य निकालने से। विशाल आंकड़ों का जो हम सैंपल निकालना चाहते हैं या जो अलग अलग बिखरी हुई सामग्री है उसको सरल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए माध्य बहुत उपयोगी है। समग्र का प्रतिनिधित्व भी हो जाता है। संपूर्ण श्रेणी, संपूर्ण समूह या जो समग्र है उसके प्रतिनिधित्व में माध्य बहुत उपयोगी होता है। और साथ ही साथ माध्य के द्वारा हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित कोई नीतियां हैं, राष्ट्रीय स्तर के कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम है, नियोजन के कुछ प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड कोई कार्यक्रम है, उनके भावी कार्यक्रम है, तो उनकी दिशा निर्धारित करने में माध्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि माध्य हमारे पास है, सपोज हम निर्धनता पर कोई अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर माध्य हमारे पास है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि किस जगह को विकास की ज़्यादा आवश्यकता है, किसे हम प्रायोरिटाइज करें या किसको प्राथमिकता दें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माध्य जो है समंक समूह का एक संक्षिप्त सरल चित्र प्रस्तुत करके उसकी संपूर्ण विशेषताओं को प्रकट करता है। नियोजन तथा नीति निर्धारण में माध्य जो है वो आधारशिला का और मार्गदर्शक का कार्य करता है, और साथ ही साथ तुलनात्मक अध्ययन करने में और वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने में माध्य बहुत उपयोगी है।
माध्य के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो सांख्यिकी माध्य बहुत सारे प्रकारों के होते हैं। अलग अलग जो फील्ड है अनुसंधान से रिलेटेड, हम समाजशास्त्रीय अनुसंधान करते हैं, कुछ आर्थिक अनुसंधान होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरे जो नेचुरल साइंसेज में अनुसंधान होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों में अलग अलग प्रकार के माध्य की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर 3 प्रकार के माध्य की बात की जाती है: स्थिति माध्य, गणितीय माध्य और व्यापारिक माध्य। स्थिति माध्य जो है उसके 2 प्रकार है, बहुलक या मोड जिसे कहते हैं, और मध्यिका या मीडियन। इसी प्रकार गणितीय माध्य के 4 प्रकार हैं: समांतर माध्य, मीन, ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, द्विघातीय माध्य, क्वाड्रेटिक मीन। व्यापारिक माध्य जो है उसके 3 प्रकार माने जाते हैं: चल माध्य, प्रगतिशील माध्य और संग्रथित माध्य। यानी इतने सारे तरीके हैं जिनके आधार पर हम एक मध्यांक निकाल सकते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी को जान सकते हैं। समाजशास्त्र में, सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए हम प्रमुख रूप से 3 सांख्यिकीय माध्यों का प्रयोग करते हैं: समांतर माध्य, मीन, बहुलक, मोड और माध्यिका, मीडियन। ये 3 प्रकार के जो माध्य हैं, इनके माध्यम से हम जो भी समाजशास्त्र से संबंधित या समाज की किसी भी विषय से संबंधित जो हमने जानकारी या तथ्य संकलित किए हैं, उनको हम सिस्टमेटिक रूप से समझ सकते हैं और एक माध्य उसका निकाल सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं इन 3 माध्य के जो फॉर्मूलाज है वो डिस्कस करूँगी और किस प्रकार से आप उन फॉर्मूला का यूज़ करके वो माध्य निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख अवधारणाएं जो हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। आप पहले वो समझ लेंगे, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के माध्य निकालने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।